बच्चों, आप सोचो कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। सोचो। हाँ हाँ, जरा सोचो। बिल्कुल सही। मुझे पता है, सबसे पहले आपने सोचा हवा, फिर पानी और भोजन के बारे में सोचा। बिल्कुल सही। चलो, अब ये सब चीजें जब हमें मिल जाती हैं, हमारा जीवन निर्वहन होने लग जाता है, तो फिर हमें अपने जीवन के विकास के लिए और क्या क्या चाहिए होगा। सपोज अगर हम खेती करना चाहते हैं तो हमें भूमि, जल एवं वायु की आवश्यकता होगी। और अगर हम उद्योग लगाते हैं तो उसके लिए भी हमें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों की आवश्यकता होगी। इस तरह बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे हमारे जीवन का निर्माण होता है, जो हमारे विकास में सहायता करती हैं एवं ऊर्जा और अनुकूलता प्रदान करती हैं, जिसमें मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु रहते हैं। वायु, जल, वन और विविध प्रकार के जीव जंतु मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं। इनमें से कुछ समाप्य होते हैं, अर्थात समाप्त होने वाले होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, अर्थात असमाप्य होते हैं। कुछ नवीकरणीय होते हैं और कुछ अनवीकरणीय होते हैं। वास्तव में ये वस्तुएं अथवा संसाधन सुरक्षा और अपार संपदा के आधार हैं। वे शक्ति और संपदा के भी मूल हैं। इन्हीं संपदा के आधारों के बारे में आप और मैं, डॉक्टर सुनीता कंबोज, जानेंगे हमारे अलग अलग वीडियोस में। तो आप इन वीडियोस को देखिए और समझिए इन संपदा के भंडारों के बारे में। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक संसाधन एवं विकास का अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि संसाधन क्या होते हैं, उसके बाद संसाधन की परिभाषा, फिर संसाधन के कारक, समय और प्रौद्योगिकी के बारे में और उसके मूल्य के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संसाधनों के बारे में। तो बच्चे, संसाधन क्या, किसे संसाधन कहते हैं? जो भी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। जैसे आप अपने आसपास देखेंगे तो आपके पास कितनी सारी चीजें हैं जिनको आप हर रोज अपने उपयोग में लाते हैं। जैसे आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, अंधेरा हो जाए तो आप लाइट जगाते हैं, आपको कुछ पढ़ना हो तो आपको किताब की आवश्यकता होती है। तो ये जो विद्युत का प्रकाश, पानी, पुस्तक, ये सब क्या है? ये ऐसी वस्तुएं हैं जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। तो ऐसे पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, वो किसी भी रूप में उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो विद्यमान तो हैं लेकिन उनका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं होता। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, हजारों साल पहले हमारी पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में लौह अयस्क मौजूद था, लेकिन वो किस फॉर्म में था? वो इस तरह से हमारे पास उपलब्ध था जिसका हमें पता नहीं था कि हमने उसका उपयोग कैसे करना है। तो इसलिए वो हमारे लिए संसाधन नहीं था। जिसका हमें पता ही ना हो कि इसका हमने करना क्या है, तो वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए वो हमारे लिए संसाधन नहीं था। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो संसाधन की परिभाषा दी गई है उसके अनुसार एक वस्तु जिसका उपयोग किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है उसे संसाधन कहा जाता है। अथवा अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वस्तु की उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है। तो चलिए उसी उदाहरण को फिर से देखते हैं। जैसे लौह अयस्क पहले मौजूद था लेकिन हमें उसका उपयोग नहीं आता था, बट धीरे धीरे जैसे हमने उसके कुछ चीजें बनानी सीख ली, कुछ औजार बनाने सीख लिए, तो हमें उसका प्रयोग पता चल गया, तो वो हमारे लिए एक संसाधन
बन गया। तो देखिए संसाधन जो भी वस्तुएं हैं उनको कौन से ऐसे दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो संसाधन को हमारे लिए उपयोगी बनाते हैं। उनमें से पहला कारक है प्रौद्योगिकी। तो ये प्रौद्योगिकी क्या होता है, क्या आपने सुना है इसके बारे में? इंग्लिश में इसे हम टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो देखिए आपकी किताब के अनुसार प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी किसी कौशल को करने या वस्तु को बनाने में जो नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग होता है उसे प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो आइए हम इसे देखते हैं, उसी उदाहरण को लेते हैं। जैसे लोहा पिघलाने के लिए कौन सी नवीन तकनीकों का उपयोग हुआ जिससे वो लोहा पिघलाया जाने लगा, उसे प्रौद्योगिकी कहते हैं। फिर धीरे धीरे उन चीजों को और अधिक उनमें इम्प्रूवमेंट्स होती गई और अधिक जानकारी मिलती गई, तो ये प्रौद्योगिकी विकसित होती गई और उसके हमें तरीके पता चलते गए। और दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो है वो है समय। तो समय के साथ साथ प्रौद्योगिकी विकसित होती जाती है और चीजें हमारे लिए उपयोगी बनती जाती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि समय के साथ हमारे लिए चीजें वो अनुपयोगी भी हो जाती हैं। तो प्रौद्योगिकी का जो विकास है, जो नई चीजों की खोज है, जब भी कोई नई चीजों की, जैसे इन मशीनों की जिसने खोज की होगी तो उसने नवीनतम ज्ञान का प्रयोग किया होगा, नवीनतम आविष्कार किए होंगे, तो उन आविष्कारों पर उनको पेटेंट लेना होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे अब ये पेटेंट क्या होता है, आपने सुना तो जरूर होगा इसके बारे में। तो आइए देखते हैं पेटेंट क्या होता है। आपकी किताब के अनुसार पेटेंट किसी भी विचार या आविष्कार का एकमात्र अधिकार जो होता है उसे पेटेंट कहते हैं। किसी भी विचार या आविष्कार पर किसी का एकमात्र मतलब किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार होना पेटेंट कहलाता है। तो आइए हम इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। देखिए जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो एक वैज्ञानिक था, उसने दिन रात मेहनत करके कोविड-19 की वैक्सीन खोज ली। ये साल 6 महीने लगा रहा, दिन रात इसने मेहनत की और इसने कोविड-19 की मेडिसिन खोज ली। चलिए हम इसका नाम रख देते हैं, इस वैज्ञानिक को हम ए बुलाते हैं। ए वैज्ञानिक ने कोविड-19 की मेडिसिन खोज ली। इसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद बी और सी ने भी उसी तकनीक का उपयोग करके सेम दवाई खोज निकाली। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो बी और सी ने जो दवाई बना दी तो उससे ए की बेचारे की मेहनत तो बेकार चली गई। तो उसके लिए ए क्या करेगा, ए सरकार के पास जाएगा, सरकारी कार्यालय में जाएगा और वहां जाकर कहेगा कि मैंने ये दवाई बनाई है, इस पर मुझे क्या चाहिए, इस पर मुझे पेटेंट चाहिए। तो जब वो पेटेंट ले लेगा तो उसके बाद अगर ए और बी वो दवाई बनाना चाहें तो उनको ए के पास, बी और सी अगर दवाई बनाना चाहें तो उनको ए के पास जाकर उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ए ने पेटेंट ले लिया है और ए का एकमात्र अधिकार, मतलब एकाधिकार, एकमात्र अधिकार उस दवाई पर ए का है क्योंकि उसने मेहनत की है। तो इस पेटेंट से क्या होता है, जो भी वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं तो उनकी मेहनत का फायदा उन्हीं को मिलता है। तो ये आविष्कार के साथ साथ विचार, एक नया विचार पर भी पेटेंट लिया जा सकता है। तो आइए हम विचार को भी एक उदाहरण की सहायता से देख लें। चलिए देखिए, इसको विचार को कि पेटेंट, एक विचार पर पेटेंट कैसे लिया जाता है, एक नया विचार कैसे हो सकता है। तो आइए देखते हैं। जैसे आपके स्कूल्स में हर साल साइंस फेयर्स होते हैं, साइंस से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो उन कॉम्पिटिशन्स में हमने एक बार देखा कि एक बच्ची ने एक नया विचार लगाया। देखिए आप सबने स्टेपलर तो देखा होगा, जो हम पिन्स लगाते हैं पेजेस पर स्टेपलर के साथ। तो उसने क्या किया, कई बार क्या होता है कि जब हम कोई सरकारी काम कर रहे हैं जल्दी जल्दी में तो अचानक से स्टेपलर की पिन्स जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो हमारा काम एकदम से रुक जाता है। तो उसने नया आइडिया क्या लगाया कि ये जो स्टेपलर्स की पिन्स होते हैं, देखिए पिन्स तो ऑलरेडी उपलब्ध हैं, पिन्स तो ऑलरेडी आविष्कार हो चुका है, इसका स्टेपलर का भी आविष्कार हो चुका है, पिन्स का भी हो चुका है, लेकिन उसने क्या किया, उसने ये
अपना नया विचार लगाया कि अगर हम इतनी स्पेस पर कुछ 2, 4, 5 पेन्स पहले हम अगर इनको अलग कलर की डाल दें, जैसे बाकी सब सिल्वर है तो यहाँ अगर हम रेड कलर की पेन्स डाल दें इतनी जगह पे, तो क्या होगा, जब यहाँ से खत्म होते होते पेन्स यहाँ तक पहुंचेंगी, तो जब रेड पिन एक आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे स्टेपलर की पेन्स खत्म होने वाली हैं, हमें फटाफट दूसरी पेन्स अरेंज कर लेनी चाहिए। तो ये क्या था, उसका एक नया विचार था, ये एक नया विचार था। इस विचार पर उसने क्या किया, इस विचार पर अगर वो पेटेंट ले लेती है, उसने पेटेंट ले भी लिया था, अगर इस विचार पर उसने पेटेंट ले लिया तो फिर क्या होगा, किसी ने भी अगर ये विचार, उसका ये आइडिया अगर उसका अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल करना है, तो उसको उस लड़की के पास जाकर, उसको उस लड़की के पास जाना होगा और उससे क्या लेनी होगी, उससे उसको परमिशन लेनी होगी, जिसकी उसको पैसे मिलते रहते हैं। तो चलिए, आपको समझ आ गया होगा पेटेंट क्या होता है। अब हम जानते हैं कुछ जो हमारे संसाधन होते हैं उनका आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं होता। तो क्या जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता वो हमारे लिए संसाधन नहीं है? नहीं, वो भी हमारे लिए संसाधन है। तो देखिए, सबसे पहले हम आर्थिक मूल्य वाले संसाधन देखते हैं, कौन कौन से होते हैं। आर्थिक मूल्य वाले संसाधन जैसे कोई भी मेटल की चीजें हैं जो हम खरीदते हैं, जिनका हम मूल्य देते हैं, या ये जैसे बर्तन हो गए कोई भी, या फिर कोई भी जैसे औजार हैं, घड़ी है, मोबाइल है, तो ये सब क्या है, आर्थिक मूल्य वाले संसाधन है। अब हम देखते हैं बिना आर्थिक मूल्य वाले संसाधन कौन से हैं। बिना आर्थिक मूल्य वाले संसाधन, जैसे आप कहीं साउथ में, कन्याकुमारी में या गोवा में घूमने जाते हैं, तो वहां पर आपको बहुत अच्छी अच्छी समुद्र की लहरें दिखाई देती हैं, जिनसे आपका मन खुश हो जाता है। उधर से लहरें आ रही हैं, पीछे से सूरज ढल रहा है, तो इस तरह से प्रकृति के दृश्य को देखकर आपको बहुत खुशी मिलती है। तो ये भी आपके लिए एक संसाधन हुआ। या फिर कहीं आप झरने देखते हैं, नदियां देखते हैं, तो देखिए कितना सुंदर दृश्य दिखता है ये, तो इसको देखकर भी आप खुश हो जाते हैं, तो ये भी आपके लिए एक संसाधन है। इसी तरह से प्रकृति के जो मनोरम दृश्य जो हमें खुशी देते हैं वो हमारे लिए संसाधन हैं। तो देखते हैं आगे, इस चैप्टर में हमने, इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। हमने जाना संसाधन के बारे में, फिर हमने संसाधन की परिभाषा देखी, फिर हमने संसाधन के 2 कारक देखे। कौन कौन से कारक हैं संसाधन के? वो बिल्कुल सही, संसाधन के कारक, समय और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा संसाधन के मूल्य के बारे में। तो आशा है आप सबको ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।